गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बहुत सारा होमवर्क कर लिया होगा। और क्या मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? साउंड, वीडियो और प्रेजेंटेशन क्या तीनों ओके है? फिर भी अगर किसी अभी ओके है आवाज? अभी आवाज ओके है? ओके, साउंड, वीडियो और प्रेजेंटेशन तीनों क्लियर है? फाइन। तो कल हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसी के कंटिन्यूएशन में अभी दो तीन छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक बार उनको समझ लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक अभी रिमेनिंग बचा हुआ है, और फिर जो हमारा कॉमन डाउट है वो लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, अपन स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, कल हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल इक्विलिब्रियम की, आपको याद हो? ठीक है, आप सबका ध्यान चाहिए। कल जब हम फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था बेटा हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम के टोटल 4 केस पढ़ेंगे, है ना? एक सॉलिड लिक्विड, अगर आपको याद हो, सॉलिड लिक्विड था। सॉलिड लिक्विड पहला केस था, लिक्विड और गैस दूसरा केस था, और सॉलिड और गैस तीसरा केस था। सॉलिड और लिक्विड के दो केस थे, एक वाटर का केस था और के एक दूसरा सॉलिड का केस है। सर ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि जो फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है। सर फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है वो फिजिकल प्रोसेसेस के बीच का इक्विलिब्रियम है, राइट? कि जो फिजिकल प्रोसेसेस है उनके बीच का जो इक्विलिब्रियम है उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, जहां फिजिकल स्टेट का चेंज होता है। जैसे आप देखो, इन चारों ही इक्विलिब्रियम में सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, मतलब फिजिकल स्टेट का चेंज हो रहा है। तो सबसे पहला जो मैंने डिस्कस कर लिया था, शायद कल डिस्कस कर भी लिया था, एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूं, आइस वाटर सिस्टम, दैट इज मेल्टिंग ऑफ आइस। तो इमेजिन करिए ये कंटेनर है, इसमें आइस रखा है, इसमें वाटर है। आइस मतलब H2O सॉलिड है और वाटर मतलब H2O लिक्विड है। ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पर हैं। जब ये इक्विलिब्रियम पर हैं तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ का जो प्रेशर है वो 1 atm है, राइट? तो इस कंडीशन पे जब इतना प्रेशर होता है और जब इतना टेम्परेचर होता है तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। ये कहने का तात्पर्य है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये दोनों प्रोसेस पैरेलल ही चलती रहती है। मतलब अगर इसे हम शब्दों में फील करें तो कुछ ऐसे फील करेंगे कि जो कंटेनर बर्फ रखा है, आइस रखा है, इस आइस से कुछ पानी बन रहा है, मतलब यहां से आइस के कुछ मॉलिक्यूल वाटर बन रहे हैं, और एट द सेम टाइम जितने मॉलिक्यूल वाटर में आए हैं वाटर के कुछ मॉलिक्यूल आइस में जाके चिपक गए हैं। मतलब दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। और अगर ये कंडीशन आप मेंटेन रखते हो हमेशा, तो आइस ना तो वाटर में कंप्लीटली कन्वर्ट होगा और वाटर ना तो आइस में कंप्लीटली कन्वर्ट होगा, दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप रहेगा। बट हम क्या पढ़ना चाहते हैं? हम पढ़ना चाहते हैं ये जो इक्विलिब्रियम है जिसमें बर्फ का पिघलना बंद हो गया है, जिसमें मेल्टिंग प्रोसेस थम सा गया है, हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम कैसे इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेज सकते हैं? हम कैसे इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में भेज सकते हैं? या अगर इसे मैं शब्दों में कहूं तो हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो इसमें इक्विलिब्रियम आ गया है उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम मेल्टिंग को बढ़ा सकते हैं, या पीछे की बात करें कैसे हम फ्रीजिंग को बढ़ा सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड बना, दिस इज बेसिकली मेल्टिंग, राइट? और वहीं पे जब लिक्विड से सॉलिड बन रहा, इसे हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्रीजिंग। कहने का तात्पर्य है कि इस फिजिकल इक्विलिब्रियम में मेल्टिंग प्रोसेस और फ्रीजिंग प्रोसेस दोनों इक्विलिब्रियम पर है, दोनों थम से गए हैं। ना तो मेल्टिंग हो रहा है ना तो फ्रीजिंग हो रहा है, या ऐसे सोचो कि दोनों हो रहा है लेकिन दोनों की होने का रेट बराबर है। इसे हम कैसे कंट्रोल करें? तो अपने सामने दो फैक्टर हैं, एक है प्रेशर और दूसरा है टेम्परेचर, राइट? सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर फैक्टर की। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा? आप ध्यान से देखो बच्चों, जो सॉलिड से लिक्विड है, मतलब अगर सॉलिड है, कहीं पे बर्फ रखी है, उसे लिक्विड बनाना है तो हमें हीट देनी पड़ती है। सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए हीट देनी पड़ती है। इस कहने का मतलब है ये जो प्रोसेस है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने कल बताया था कि अगर कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। ये कहने का तात्पर्य है कि ये जो इक्विलिब्रियम है, अगर इस इक्विलिब्रियम में आप टेम्परेचर बढ़ा दो, 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, 10 कर दो, तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी।
एक बच्चा कहता है सर आपने ये हमें कल कंसेप्ट से बताया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। सर ये तो हमने बेसिक फील से जाना। मैंने कहा कैसे? सर बर्फ रखी है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी तो पिघलेगा ना सर। बर्फ रखी है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी तो पिघलेगा ना सर। बिल्कुल सही। ये जो आपने बचपन से फील किया है उसी को हमने कैसे ली चैटलियर प्रिंसिपल की मदद से समझा, यही समझाया है। मतलब आप चाहे ये साइंटिफिक लॉजिक लगाओ या अपना बचपन का फील लगाओ, एक बात तो पक्की है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब जो मेल्टिंग ऑफ आइस है वो ज्यादा होगा, मतलब जो मेल्टिंग प्रोसेस है वो ज्यादा होगा। टेम्परेचर का इफेक्ट समझना आसान है। आइए हम बात करते हैं प्रेशर की, कि जब हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या होता है। क्योंकि जब ये इक्विलिब्रियम है बच्चों, तो उस समय दो कंडीशन है। एक कंडीशन प्रेशर की है, एक कंडीशन टेम्परेचर की है। टेम्परेचर के बदलने से क्या होगा हमने समझ लिया। अब समझना है कि प्रेशर के बदलने से इस इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आएगा, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, मेल्टिंग ज्यादा होगा कि मेल्टिंग कम होगा, या मेल्टिंग ज्यादा होगा कि फ्रीजिंग ज्यादा होगा। जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो मैंने कल आपसे एक एग्जांपल लेके समझाया था कि देखो बेटा, ये पहली बात तो सॉलिड और लिक्विड है। तो आपने जो पहले केस पढ़ा, पहले कहां पहले पढ़ा कि जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सिस्टम प्रेशर को घटाना चाहेगा और प्रेशर को घटाने के लिए उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिधर जाने से नंबर ऑफ मोल्स कम है। वो लॉजिक लगता, वो लॉजिक तब तक लगता जब तक गैसियस सिस्टम होता। यहां पे ना तो रिएक्टेंट गैस है ना तो प्रोडक्ट गैस है, ये सॉलिड और लिक्विड है। तो वो लॉजिक यहां नहीं लगेगा। तो सर यहां पे फिर हम क्या सोचे? यहां पे ऐसे सोचो, पहले एक कॉमन सेंस का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। मान लीजिए आप सब एक लिफ्ट में बंद हैं, आप सब एक लिफ्ट में बंद हैं, ये आप हैं, आप एक लिफ्ट में बंद हैं, ऊपर से लिफ्ट नीचे आने लगी। जब ऊपर से लिफ्ट नीचे आने लगी, इसको ऐसे समझो कि हमने प्रेशर बढ़ाया। जैसे ही प्रेशर बढ़ाया तो आप इसको ऐसे समझो कि आपके पोजीशन में स्ट्रेस आ गया। आप शांति से वहां खड़े थे, अचानक से ऊपर से लिफ्ट दबने लगा, मतलब स्ट्रेस आने लगा। आप उस स्ट्रेस को मिनिमाइज करना चाहोगे, आप खुद के सर्वाइवल के लिए अडॉप्ट होगे, आप खुद के सर्वाइवल के लिए खुद की पोजीशन को चेंज करोगे। क्योंकि नहीं चेंज करोगे तो लिफ्ट आपके सर के ऊपर आएगा, आपको प्रेस करेगा। तो आप उस आए हुए स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए, सप्रेस करने के लिए, नलीफाई करने के लिए, काउंटरैक्ट करने के लिए, उस आए हुए स्ट्रेस को आप नलीफाई करने के लिए खुद के वॉल्यूम को घटा लोगे या लिफ्ट में बैठ जाओगे। जैसे ही लिफ्ट में बैठ जाओगे आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये कुछ ऐसा है कि जब हमारे ऊपर प्रेशर लगाया गया तो हमने खुद को उस पोजीशन में शिफ्ट कर लिया, जिस पोजीशन में जाने से, जिस पोजीशन में जाने से हमारा सर्वाइवल बढ़ गया। मतलब आप इसी लॉजिक से आइस और वाटर में सोचो। आइस और वाटर का सिस्टम है, हमने प्रेशर बढ़ाया। अब ये गैसियस सिस्टम तो नहीं है कि आप इसमें वो लॉजिक लगाओ। तो इसमें क्या सोचेंगे, इमेजिन करो हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। हम प्रेशर को जब बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूल को पास पास आने के लिए मजबूर करा रहे हैं। मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, मतलब जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, तो वो उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे जिधर जाने से मॉलिक्यूल पास पास आते हैं। जब मॉलिक्यूल पास पास आते हैं बच्चों तो वॉल्यूम घटता है। यूं तो हमारा कॉमन सेंस कहता है, यूं तो हमारा कॉमन सेंस कहता है कि लिक्विड का वॉल्यूम सॉलिड से ज्यादा होता है, लेकिन वाटर, वाटर जब अपने मेल्टिंग इक्विलिब्रियम पर है, जब अपने फ्रीजिंग इक्विलिब्रियम पर है, तो वाटर के केस में ऐसा नहीं होता है। सॉलिड का वॉल्यूम लिक्विड से ज्यादा होता है। यूं तो हमारा कॉमन सेंस कहता है कि लिक्विड का वॉल्यूम सॉलिड से ज्यादा होता है, लेकिन वाटर के केस में इस कंडीशन पे ऐसा नहीं होता है। वाटर का जो सॉलिड है, जो बर्फ है, जो आइस है, उसका वॉल्यूम लिक्विड से ज्यादा होता है। वॉल्यूम ज्यादा तो स्पेस ज्यादा, वॉल्यूम कम तो स्पेस कम। तो आप इसको ऐसे समझो कि जब वो आइस से लिक्विड बन रहा है
तो मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, या ऐसे समझो कि जब वो लिक्विड से आइस बन रहा है तो मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं। तो जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया, मॉलिक्यूल को पास पास लाया, मॉलिक्यूल के ऊपर तनाव आया, ये कुछ ऐसा आया जैसा आपके ऊपर उस समय आया जब आप लिफ्ट में थे। आपने खुद को सरवाइव कराने के लिए, खुद को स्टेबलाइज कराने के लिए अपने वॉल्यूम को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए जिधर जाने से आपका वॉल्यूम घटता था। तो जैसे ही इस आइस और वाटर सिस्टम के ऊपर इक्विलिब्रियम पर प्रेशर लगाया जाएगा, जैसे ही प्रेशर लगाया जाएगा ये उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। मुझे आपका जवाब चाहिए, ये उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में जाने से वॉल्यूम घटता है, जिस डायरेक्शन में जाने से वॉल्यूम घटता है, जिस डायरेक्शन में जाने से वॉल्यूम घटता है। बताओ किधर जाने से वॉल्यूम घटता है? फॉरवर्ड जाने से। मतलब जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो बच्चों रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। बच्चों इसी लॉजिक को मैं डेंसिटी जैसे कॉम्प्लेक्स टर्म से भी समझाता, पर मजा नहीं आता। ये लिफ्ट वाला एग्जांपल सबसे सटीक फील आता है, तो आपको समझ में आ गया, अरे भैया जब हम आइस और वाटर के सिस्टम में प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है बर्फ से पानी बनेगा, का मतलब है मेल्टिंग प्रोसेस ज्यादा हो जाएगा, का मतलब है मेल्टिंग प्रोसेस ज्यादा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि इस सिस्टम में चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे प्रेशर बढ़ाओ, रिएक्शन तो फॉरवर्ड जाता है। मतलब अगर हम कंडीशन को उल्टी कर दें, टेम्परेचर को घटाएं प्रेशर को घटाएं, तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। सवाल आपसे ऐसा हाइपोथेटिकल पूछ सकता है कि एक सिस्टम है, उसमें आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम है, मुझे फ्रीजिंग प्रोसेस को बढ़ाना है। अगर आप सब समझ गए तो देखता हूं आप सब सही जवाब दोगे गलत जवाब दोगे। मुझे फ्रीजिंग प्रोसेस को बढ़ाना है, मुझे फ्रीजिंग बढ़ाना है, तो मैं प्रेशर क्या लूं? और उसमें चार ऑप्शन है। एक प्रेशर है 2 एटीएम, एक प्रेशर है 5 एटीएम, एक प्रेशर है 0.5 एटीएम और एक प्रेशर है 0.001 एटीएम। सवाल आपसे पूछता है बताओ हम कितना प्रेशर लें कि फ्रीजिंग सबसे मैक्सिमम हो, फ्रीजिंग सबसे ज्यादा हो। शानदार जवाब बच्चों, आप सब फील कर गए। इसी कंसेप्ट का मैंने एक न्यूमेरिकल रूप दे दिया। कुछ बच्चे सॉल्व करते बैठते हैं, यार प्रेशर दिया है निकाले कैसे? भैया निकालना नहीं, कॉमन सेंस का सवाल है। बस ये लॉजिक आपको लगाना था, बस ये लॉजिक आपको लगाना था कि प्रेशर घटाने से फ्रीजिंग प्रोसेस बढ़ता है। तो जितना कम प्रेशर होगा, जितना कम प्रेशर होगा, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब फ्रीजिंग ज्यादा होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये था आपके पास सॉलिड में आइस और वाटर का एग्जांपल। वहीं पे हमारे सामने दूसरा फिजिकल इक्विलिब्रियम है जिसका नाम है वाटर वाटर वेपर सिस्टम। इस बार आप सब मुझे आंसर देंगे, आपका ध्यान चाहिए। बच्चों देखो, ये है H2O लिक्विड और ये है H2O गैस। एक तरफ जाने से गैस बनता है, और मैंने आपको जो अभी तक लॉ पढ़ा है वो गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए पढ़ा है। मतलब आपके जो लॉजिक अभी तक बने थे वो लॉजिक यहां लगेंगे। बोलो बच्चों, वो लॉजिक यहां लगेंगे। क्या बात है? तो H2O लिक्विड H2O गैस। चलो सबसे पहले टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, जब लिक्विड से गैस बनाते हैं तो लिक्विड से गैस मतलब मान लो मेरे पास पानी है, पानी का मुझे वेपर बनाना है, तो हीट देंगे कि हीट रिलीज होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी कि हीट रिलीज होगी। हर बच्चा जानता है सर अगर हम लिक्विड से वाटर बनाएंगे तो सर हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, मतलब ये जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा कि बैकवर्ड शिफ्ट होगा? अगर अगर ये एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा कि बैकवर्ड शिफ्ट होगा? बच्चों अरे सर ये तो बहुत आसान है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। मतलब फर्स्ट आंसर आपने निकाल लिया कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किधर जाएगा। चलो बात करते हैं प्रेशर की। आप सबको जवाब देना है क्योंकि इसमें एक सिस्टम गैसियस है तो आपके लॉजिक लगेंगे, इसलिए आप सबको जवाब देना है। इमेजिन करो एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम है। आपने सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दिया, आपने सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दिया, सिस्टम का इक्विलिब्रियम टूट गया। क्योंकि जब कभी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्टर्ब किया जाता है, रिएक्शन को मंजूर नहीं होता है, वो उसे अपोज करता है, वो उससे लड़ता है। अगर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया तो रिएक्शन प्रेशर घटाना चाहेगा।
हमने क्या किया सर, हमने प्रेशर को बढ़ा दिया। रिएक्शन क्या करना चाहेगा, रिएक्शन प्रेशर को घटाना चाहेगा। गैस बनेगा तब प्रेशर घटेगा कि लिक्विड बनेगा तब प्रेशर घटेगा। गैस बनेगा तब प्रेशर घटेगा कि लिक्विड बनेगा तब प्रेशर घटेगा। सर लिक्विड बनेगा तब प्रेशर घटेगा, मतलब अगर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया तो सिस्टम प्रेशर को घटाना चाहेगा। सिस्टम प्रेशर को घटाना चाहेगा। सिस्टम प्रेशर को घटाना चाहेगा। और प्रेशर को घटाने के लिए बच्चों रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अरे इसका आंसर तो आपने बड़ी आसानी से दे दिया यार, आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। वेल डन, वेल डन। उसी के साथ आप सबके सामने एक और फिजिकल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर लिखा, मैं आपसे पूछता हूं, हमारे सामने जो तीसरा फिजिकल इक्विलिब्रियम है वो है सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद गैस। इसका आपको मैं एक रियल एग्जांपल दूं, I2 सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद I2 गैस। ऐसा आप कैम्फर भी ले सकते हो, कपूर भी ले सकते हो। कैम्फर सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद कैम्फर गैस, राइट। ऐसा आप ड्राई आइस भी ले सकते हो, तो CO2 सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद CO2 गैस। ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं। मेरा आपसे सवाल है, सॉलिड से जब गैस बनाएंगे, पहला सवाल, सॉलिड से जब गैस बनाएंगे तो सॉलिड से गैस बनाना ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? बच्चों जवाब देंगे। जब सॉलिड से गैस बनता है मतलब सॉलिड से गैस बनाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज होगी? सर सॉलिड में बॉन्ड मॉलिक्यूल पास पास है, गैस बनाना है, दूर करना है, सर टेम्परेचर देंगे, एनर्जी देंगे तभी तो गैस बनेगा। मतलब आप सब जानते हैं ये जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, बोलो हाँ या ना। अरे मजे की बात है बच्चों, सुनना ध्यान से, ये प्रोसेस भी एंडोथर्मिक है। इसके पहले जो मैंने प्रोसेस बताई वो भी एंडोथर्मिक है। वाटर वाला जो था वो भी एंडोथर्मिक है। मन में ये रट के मत जाना कि सर ने हमारे हमारे सारे केस एंडोथर्मिक बताए। अब बच्चे क्या करते हैं, रट के जाते हैं, सर ने सारे केस एंडोथर्मिक बताए थे, सवाल आपके मजे ले लेता है, वैसे लिख देता है। H2O लिक्विड, H2O लिक्विड से बन रहा है H2O गैस। बच्चे रट के गए, सर ने हमें एंडोथर्मिक बताया था, सवाल आपके मजे लेता है, वो इधर H2 गैस लिख देता है, इधर H2 लिक्विड लिख देता है। अब बच्चा आंख बंद करके सॉल्व कर रहा है, सर ने हमें रटाया था। अरे भैया देखो ना रिएक्शन क्या दे रखा है। जी हाँ, जब रिएक्शन बदल देगा तो आपकी आंखें भी खुल जानी चाहिए। लॉजिक वही होंगे, बस आपको जो पहले बताया उसके हिसाब से उल्टा हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, इज दिस क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो बताया जा रहा आंख बंद करके रख ले, लॉजिक से याद करें क्या क्या केस बताया जा रहे हैं वो सुनेंगे। तो हुआ क्या, ये जो रिएक्शन है सॉलिड से गैस, ये भी एंडोथर्मिक है। एक बात बताओ बच्चों, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होता है कि बैकवर्ड शिफ्ट होता है? सर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो जो रिएक्शन है वो कहां शिफ्ट होता है बच्चों? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। अरे कितना आसान है। उसी प्रकार से अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया, हमने प्रेशर को बढ़ाया, सिस्टम उसे घटाना चाहेगा। सिस्टम घटाने के लिए, प्रेशर घटाने के लिए आपसे पूछ रहा हूं, बोलो गैस बनाए कि सॉलिड बनाए, बोलो फॉरवर्ड जाए कि बैकवर्ड जाए? सर हमने प्रेशर को बढ़ाया, वो घटाना चाहेगा। सर घटाने के लिए गैस कहां से बनाएगा? जब सॉलिड बनेगा तब ना प्रेशर घटेगा। मतलब जो प्रेशर के बढ़ाने से है वो रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाता है? बैकवर्ड। प्रेशर के बढ़ाने से रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाता है? बैकवर्ड। बहुत बढ़िया, मैंने आपसे ये तीनों फिजिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस किए, बहुत आसान है बेटा। नेक्स्ट केस जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। हालांकि इसका एप्लीकेशन आता है सॉल्यूशन चैप्टर में। सॉल्यूशन चैप्टर में एक लॉ मैं आपको बताऊंगा दैट इज हेनरीज लॉ। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखो बिना नहीं कुछ जानते हुए आप कैसे इसके बारे में जानते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये गैस है और वाटर में सॉल्युबल है। मतलब मान लो ये वाटर है, इसमें मैं कोई गैस डिसॉल्व कर रहा हूं, है ना, जैसे मान लो सोडा वाटर, उसमें वाटर में CO2 गैस मिलाते हैं, राइट। अब हुआ क्या कि वाटर में हमने गैस को मिक्स किया। तो आपको मैं एक फैक्ट बता देता हूं, इस फैक्ट का जो लॉजिक है ना मैं सॉल्यूशन चैप्टर में समझाऊंगा। फैक्ट ये है बच्चों कि जब गैसेस को वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं, जब गैसेस को वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो ये जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है, ये जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है, मतलब जो डिसॉल्व होने की प्रोसेस है, ये प्रोसेस बेसिकली एक्सोथर्मिक है। मतलब जब गैसेस वाटर में डिसॉल्व होती हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं, एनर्जी रिलीज होती है। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, इस फैक्ट का जो लॉजिक है ना मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। अभी इसमें बात नहीं छेड़ेंगे वरना बहुत सारी बातें शुरू हो जाएंगी। अभी तो एक फैक्ट मान लो, अच्छा ठीक है साहब ये एक्सोथर्मिक है, राइट। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सवाल नंबर 1,
किधर जाने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है? सवाल नंबर 1, किधर जाने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है? मतलब मैं बोलूं कि गैसेस ज्यादा सॉल्युबल है, कब किधर जाए? फॉरवर्ड जाए तब सॉल्युबल है कि बैकवर्ड जाए तब सॉल्युबल है? सर, गैसेस को पानी में मिला रहे हैं तो जब घुलेगी फॉरवर्ड जाएगी तब न घुलेगी। सर, पीछे आके तो गैस बन रही है तो घुल कहां रही? मतलब आप सब मानते हैं गैसेस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है फॉरवर्ड जाना, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब है बैकवर्ड आना। गैसेस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है बच्चों फॉरवर्ड जाना, और गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब है बच्चों बैकवर्ड आना। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। बोलो रिएक्शन कैसी है? सर, एक्सोथर्मिक है। अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बोलो वो किधर शिफ्ट होती है? सर, वो बैकवर्ड शिफ्ट होती है। याद आया? टेम्परेचर के बढ़ाने से एंडो फॉरवर्ड, टेम्परेचर के बढ़ाने से एक्सो बैकवर्ड। अगर बैकवर्ड शिफ्ट हुई तो आप मुझे बताओ गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ी कि घटी? अगर टेम्परेचर को बढ़ाया तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हुआ, तो आप मुझे बताओ गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ी कि घटी? सर, आगे जाके बढ़ती है, पीछे आके घटती है। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन पीछे आता है, मतलब सॉल्युबिलिटी घट जाता है, मतलब सॉल्युबिलिटी घट जाता है। बच्चों, अगर आप समझ गए तो आपसे मैं प्रेशर का इफेक्ट भी पूछ लेता हूं। हमने प्रेशर को बढ़ाया, पहले देखो क्या इसमें कोई एक कंपोनेंट गैस है? अरे हाँ, एक गैस है, मतलब हमारे जो लॉजिक है इसमें लगेंगे, हमारे जो लॉजिक है इसमें लगेंगे। हमने प्रेशर को बढ़ाया, सिस्टम में तनाव आया, वो प्रेशर को घटाना चाहेगा। हमने प्रेशर को बढ़ाया, सिस्टम प्रेशर को घटाना चाहेगा। प्रेशर को घटाने के लिए आगे जाए कि पीछे आए? प्रेशर को घटाने के लिए आगे जाए कि पीछे आए? सर, हमने प्रेशर को बढ़ाया ना, तो वो घटाना चाहेगा। सर, घटाने के लिए आगे जाएगा तभी तो गैसेस डिसॉल्व होंगी। अरे पीछे आएगा तो गैसेस और बनेगी, जब गैसेस और बनेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, पर अपने को प्रेशर घटाना है। सर, आपने तो यहाँ प्रेशर इंक्रीज लिखा है। बेटा, ये प्रेशर इंक्रीज हमने किया, ये हमने किया। अब सिस्टम क्या करेगा? सर, प्रेशर घटाएगा। तो प्रेशर घटाने के लिए किधर जाएगा? आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों, रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या बात है, कितनी आसानी से आपने फिजिकल इक्विलिब्रियम के सारे केस बता दिए। टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा ये बता दिया। अगर आप सब ली चैटलियर प्रिंसिपल को समझ गए हैं बच्चों, तो आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ एक सवाल। आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ एक सवाल। कुछ एक सवाल कर ले क्या? हेलो, कुछ एक सवाल कर ले क्या? ऑलराइट, आप सबके सामने स्क्रीन पे पहला सवाल ही धुरंधर है, इसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे गलत जवाब देते हैं। पहले सवाल में ही मोस्ट ऑफ द बच्चे गलत जवाब देते हैं। देखते हैं आप में से कितने सही जवाब देंगे। A solid plus B gas is in equilibrium with C gas if reaction shifts in forward direction. रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, ऐसा मैं कह रहा हूं। सवाल कह रहा है आपसे इनकरेक्ट पूछा है बच्चों, करेक्ट नहीं पूछा, याद रखना। सवाल आपसे इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। चलो, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर देते हैं, अच्छा यार, जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है। तो रिएक्शन जो फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है, चलो पहले आप सोचो क्या बात है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर दिया 4 4 4, कुछ दे रहे ए क्या? ऑप्शन नंबर 4 है ना। आपके ऊपर अपने ऊपर हंसी आएगी जब मैं सवाल का सोल्यूशन बताऊंगा ना, आपके ऊपर अपने ऊपर हंसी आएगी। इतना घटिया सवाल, इतनी छोटी गलती आपने कैसे कर दी? बट सवाल ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, सबका ध्यान चाहिए। रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है, एक बात तो पक्की है, फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही मतलब सी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो सी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। सवाल आपसे इनकरेक्ट पूछा है। जब सी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है, मतलब बी का कंसंट्रेशन घट रहा है। बच्चों, ये जो कंसंट्रेशन लिखा है ये सी, ये कंसंट्रेशन है, और इक्विलिब्रियम में आपको याद हो हम लोग कंसंट्रेशन दैट इज एक्टिव मास को बोल रहे हैं। हेलो, तो जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही मतलब सी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, बी का घट रहा है, ये भी ट्रू है। सी का बढ़ रहा है, बी का घट रहा है। अरे, जब बी का कंसंट्रेशन घट रहा है मतलब ये और ज्यादा टूट रहा है। रिएक्शन का फॉरवर्ड जाने का मतलब होता है डिसोसिएशन बढ़ना।
अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही तो इसका यही मतलब है कि यहाँ पे जो डिसोसिएशन है वो ज्यादा हो रहा है। ये बोला जाता है कि यार यहाँ पे डिसोसिएशन ज्यादा हुआ, ज्यादा रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, राइट। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। अब इसमें आते हैं तो बच्चा कहता है यार जब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा, सी बढ़ रहा, बी घट रहा, ए भी तो घट रहा। सुनो, अगर सवाल ए का अमाउंट बोला होता, अगर सवाल ए का अमाउंट बोला होता बिल्कुल वो घट रहा, लेकिन सवाल ए का अमाउंट भी बोला है, सवाल में तो कंसंट्रेशन ऑफ ए बोला है, सवाल में तो एक्टिव मास ऑफ ए बोला है, और जो सॉलिड होता है उसका एक्टिव मास हमेशा कांस्टेंट होता है। बोलो वो कितना? 1। ना तो वो घट रहा है, ना तो वो बढ़ रहा है, वो है कांस्टेंट, दैट इज 1। वो है कांस्टेंट, दैट इज 1। वो है कांस्टेंट, दैट इज 1। हेंस आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आपसे इनकरेक्ट पूछा है, यहां लिखा घट घट नहीं रहा है, वो कांस्टेंट है। आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल। आप सबके सामने स्क्रीन पर है, एक बच्चे ने कहीं बीच में लिखा, मैंने देखा सर आई हैव डाउट। बेटा क्लास के बाद अब बात करना, हम आगे बढ़ चुके हैं। अभी जो सामने है स्क्रीन पे उस पर ध्यान दो, जो स्क्रीन पे है उस पर ध्यान दो। पुराने डाउट को पेज में लिख के वहां रुको मत, जैसे क्लास खत्म हो पूछो यार। समय नहीं है कि हम पीछे लौट के आपका डाउट ले बेटा, ठीक है? उसे लिख लो पेज में, क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना। क्या बात है, लाइन से सही आंसर दे रहे हैं। ये जो रिएक्शन है बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता ये एक्सो है कि एंडो है। तो मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं, ये एक्सोथर्मिक है। बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी रिएक्शन एक्सो है, कौन सी रिएक्शन एंडो है? बच्चों कुछ लॉजिक आपको थर्मोकेमिस्ट्री में बताए जाएंगे, कुछ बहुत सारी रिएक्शंस आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बहुत सारी रिएक्शंस आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो कौन सी रिएक्शन एंडो है, कौन सी रिएक्शन एक्सो है, इसका कोई लॉजिक नहीं होता। ये आपको अपने केमिस्ट्री नॉलेज से पता होना होता है, ठीक है? तो कुछ लॉजिक आपको मैं थर्मोकेमिस्ट्री में बताऊंगा, बहुत सारी आपको याद हो जाएंगी अपने काम की। लेकिन फिर भी जब कुछ अजीब आ जाए तो आपको अपने इन कंसेप्ट से पता करना होगा। जैसे इस रिएक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है। जैसे मैंने बोला एक्सोथर्मिक है तो आधे बच्चे समझ गए फाइंड फेवरेबल कंडीशंस फॉर अमोनिया फॉर्मेशन। अपने को अमोनिया बनाना है, मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजना है, रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजना है। अब बच्चों को पता है कि अरे यार ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड शिफ्ट होती है। मतलब जब टेम्परेचर घटेगा तो कहां शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड। टेम्परेचर घटना मतलब लो टेम्परेचर। एक बात तो पक्की है, हाई टेम्परेचर वाला ऑप्शन नहीं है। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, जिससे सवाल नहीं बना, जिसने आंसर 1 या 2 दिया, उसका ध्यान चाहिए। आप लोग करते क्या हो ना, वहां अकेले बैठे हो तो आप सोच रहे हो, मैं इधर बोल रहा हूं तब भी सोच रहे हो, और जब मैं बोल के सवाल खत्म कर दूंगा आपसे आंसर नहीं बनेगा, आप बोलोगे सर डाउट है। बेटा जब मैंने बोलना शुरू कर दिया तो आपको सुनना है। हेलो, तो हाई टेम्परेचर तो संभव नहीं है, क्लियर? क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में हाई टेम्परेचर से बैकवर्ड शिफ्ट होता है। सवाल हमसे बैकवर्ड शिफ्ट कराने की फेवरेबल कंडीशन नहीं पूछ रहा, सवाल हमसे अमोनिया फॉर्मेशन की फेवरेबल कंडीशन पूछ रहा, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होने की फेवरेबल कंडीशन पूछ रहा। पक्की बात सर, मतलब लो टेम्परेचर तो होगा। आप चलो प्रेशर देख लेते हैं, एक बार हाई प्रेशर ले लें, एक बार लो प्रेशर ले लें। सबसे पहले हम लो प्रेशर ले लेते हैं, मतलब हमने प्रेशर को घटाया, हमने प्रेशर को घटाया। मैं एक बार लिख देता हूं, हमने प्रेशर को घटाया, वी डिक्रीजेस प्रेशर। सिस्टम, जो सिस्टम है क्या करेगा सर? बढ़ाना चाहेगा। सिस्टम विल ट्राई टू इंक्रीज प्रेशर, सिस्टम विल ट्राई टू इंक्रीज प्रेशर। हमने प्रेशर को घटाया, सिस्टम प्रेशर को बढ़ाना चाहेगा। प्रेशर को बढ़ाने के लिए बोलो किधर शिफ्ट हो जाएगा? सर प्रेशर को घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए वो उधर शिफ्ट हो जाएगा जिधर ज्यादा मोल है, मतलब बैकवर्ड। अच्छा, अगर हम लो प्रेशर लेंगे, अगर हम कम प्रेशर लेंगे तो वो बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाने के लिए उधर शिफ्ट हो जाएगा जिधर ज्यादा मोल आएगा, मतलब बैकवर्ड। पर यार अपने से बैकवर्ड की बात नहीं कर रहा, वो तो कह रहा है वो कंडीशन बताओ जब वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाए, मतलब लो प्रेशर नहीं हाई प्रेशर लेंगे, मतलब लो प्रेशर नहीं हाई प्रेशर लेंगे। इसलिए इसका जो आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, दैट इज लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर।
डेल्टा एनजी से एक्सो एंडो नहीं पता चलता आशीष। अरे कहां से कंसेप्ट बना लिया है। डेल्टा एनजी से एक्सो एंडो नहीं पता चलता। ओ भैया, डेल्टा एनजी से एक्सो एंडो नहीं पता चलता, कभी कहना देना। बोलेंगे किसने पढ़ाया। डेल्टा एनजी से नहीं पता चलता। ऑलराइट, आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल। पहले किसने दिया अभी कुछ देर में देखूंगा बेटा, अभी नहीं देख रहा क्योंकि बेसिक सवाल है यार, इसमें बहुत सारे बच्चे लाइन से ही आंसर देते हैं। आप सबके सामने स्क्रीन पे अगला सवाल है। पी ए प्लस क्यू बी is in equilibrium with RC if high temperature and low pressure are favorable condition for product formation, then शानदार। सुनो सुनो सुनो, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर आर फेवरेबल कंडीशन फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। मतलब जब टेम्परेचर ज्यादा होता है रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। अरे टेम्परेचर ज्यादा, रिएक्शन फॉरवर्ड, पक्का एंडो है। मतलब एक्सो तो भूल जाओ, ऑप्शन या तो 2 या तो 4 है। अरे नहीं नहीं सर, 1 एक्सो है 2 एक्सो है। सर 1 और 2 भूल जाओ, आंसर या तो 3 या तो 4 है। चलो अब सुनना, फिर वो कहता है एंड लो प्रेशर। मतलब जब हम लो प्रेशर लेते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। अच्छा, अगर हम, अब हमने अपना लॉजिक लगाया, अगर हम प्रेशर घटाते हैं सिस्टम प्रेशर बढ़ाना चाहेगा, सिस्टम प्रेशर बढ़ाने के लिए उधर शिफ्ट हो जाएगा जिधर ज्यादा मोल आएगा। अच्छा, प्रेशर घटाने से आगे शिफ्ट हो रहा है, मतलब आगे ज्यादा मोल है, मतलब आगे बड़ा स्टोइचियोमेट्रिक नंबर है, मतलब आर पी प्लस क्यू से बड़ा है, मतलब आर पी प्लस क्यू से बड़ा है। हेंस ऑप्शन नंबर 4। जब मैं बोलूं सुनना है, हेंस ऑप्शन नंबर 4। जब मैं बोलूं सुनना है हिमांशु बेटा, सोचो 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 सोचो। हाई टेम्परेचर से फॉरवर्ड जाता है। अरे यार, अब हर बार मैं पूरा सेंटेंस लिखूं नहीं होगा ना, देखना अभी मैं थोड़ा हिंदी में लिख दूं चलेगा क्या। सुनो सुनो, थोड़ा थोड़ा हिंदी में लिख रहा हूं, जिनको डाउट है इधर देखो, इधर लिख रहा हूं मैं। सुनो सुनो, लो प्रेशर से रिएक्शन, अब यही बोल रहा था बस सुनना था, वही लिख रहा हूं मैं। लो प्रेशर से रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, यानी कि लो प्रेशर से रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, यानी कि हम जानते हैं, हम जानते हैं जब प्रेशर घटाते हैं रिएक्शन उधर शिफ्ट हो जाता है। हम जानते हैं जब प्रेशर घटाते हैं रिएक्शन उधर शिफ्ट हो जाता है जिधर जाने से मोल बढ़ जाता है, जिधर जाने से मोल बढ़ जाता है। अच्छा, तो प्रेशर घटाने से हम जानते हैं रिएक्शन उधर शिफ्ट हो जाता है जिधर मोल बढ़ जाता है। सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है, अब हर चीज नहीं लिख रहा हूं बेटा, सवाल कह रहा है कि लो प्रेशर से रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, यानी कि लो प्रेशर से उधर जा रहा है जिधर मोल ज्यादा है, मतलब आर पी और क्यू से बड़ा है। श्रेय, हिमांशु, समझ में आया। लास्ट टाइम मैं आपसे कह रहा हूं, जब मैं समझाऊं आपको सुनना है, जब मैं समझाऊं आपको सुनना है बेटा प्लीज। बस यही तो था, यही तो बोल रहा था पहले, तब आप सवाल सॉल्व कर रहे होंगे। हिमांशु और कौन, एक बच्चा और था। तो बस सुनना है, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, बस सुनना है, जब मैं बोलूं तो सुनना है। ऑलराइट,
क्या बात है। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। बढ़िया सवाल है, आपके एग्जाम में आया सवाल है, एक्सरसाइज 2 का सवाल है। टू साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आर, अभी मैं सवाल समझा रहा हूं, सोल्यूशन नहीं बता रहा हूं। आर अटेन्ड इन अ कंटेनर एज फॉलोज, मतलब एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये है और 4 ऑप्शन पूछा है। 2 रिएक्शन गिवन है और आपसे पूछा है कि बताओ क्या क्या होगा। जो करते आए हो वही करते रहोगे तो वही होता आएगा जो होता आया है। कुछ नया चाहते हैं तो कोहराम मचा दे, पूरी ताकत से पूरी जान से पढ़ें, ऐसे पढ़ें जैसे पहले कभी नहीं पढ़ा था, ऐसे पढ़ें जैसे पहले कभी नहीं पढ़ा था। हर एक सवाल को लगा ले। बच्चे तो ऐसे भी मुझे मिले जो एक एक्सरसाइज को दोनों बार लगाते हैं, उनकी स्पीड में 4 चांद लग जाती है। यही टाइप के सवाल तो आते हैं आपके एग्जाम में। 2 बार लगाओ ना एक्सरसाइज को, नहीं स्पीड इंप्रूव हो तो कहिएगा। आज का टिप मैं आपको दे रहा हूं, जब टाइम लगे तो एक्सरसाइज 1 को 2 बार लगाइए, योर स्पीड विल इंप्रूव, गारंटी है। ऑलराइट, बेहद ही आसान तरीका है। मैं सॉल्व कर रहा हूं, अब ध्यान चाहिए। मैं रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान चाहिए। जिनसे नहीं बन रहा उनका ध्यान चाहिए। वेल, द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। जिनका ऑप्शन नंबर 1 नहीं है उनका ध्यान चाहिए। सुनो सुनो सुनो। इफ एट इक्विलिब्रियम SO2 गैस इज एडेड, हमने SO2 को मिलाया, सल्फर डाइऑक्साइड को मिलाया, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बढ़ने से रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। हमने केवल SO2 को मिलाया, SO2 को मिलाने से पीछे चला जाएगा। जब ये पीछे जाएगा SO2 Cl2 बढ़ जाएगा, पीछे जाएगा तो Cl2 भी तो घट जाएगा जितना था। SO2 मिलाया है, Cl2 नहीं मिलाया है। SO2 को मिलाया तो वो बैलेंस करना चाहेगा तो पीछे शिफ्ट होगा, पीछे शिफ्ट होगा तो SO2 Cl2 बढ़ेगा, Cl2 घटेगा। Cl2 घट रहा है, जो Cl2 यहां है वही Cl2 यहां भी तो है। ऐसा थोड़ी यहाँ का Cl2 नीला यहाँ का पीला है, दोनों क्लोरीन ही तो है। तो क्लोरीन घट रहा है तो एक्चुअल में ओवरऑल घट रहा है, बिकॉज टू साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आर अटेन्ड इन अ कंटेनर, एक ही बर्तन में है। तो यहाँ का Cl2 यहाँ का Cl2 दोनों एक ही है, तो Cl2 का कंसंट्रेशन घट रहा है। तो जैसे ही Cl2 का कंसंट्रेशन घटेगा मतलब रिएक्टेंट घटेगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। जब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो CO का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, COCl2 घटेगा, COCl2 घटेगा। देखो ऐसा किस ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन SO2 Cl2 इंक्रीजेस, हाँ इंक्रीजेस, CO इंक्रीजेस, हाँ इंक्रीजेस। दूसरा ऑप्शन SO2 Cl2 इंक्रीजेस, हाँ इंक्रीजेस, CO डिक्रीजेस, गलत है। तीसरा ऑप्शन SO2 Cl2, अच्छा सारा ऑप्शन SO2 Cl2 और CO के फॉर्म में है, तो आप सबको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल। देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है। देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। बढ़िया सवाल है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत सिंपल सवाल है। नमन का नाम नहीं लिया जाएगा। नमन के पास दूसरे बैच की लिंक है ऐसा मुझे लग रहा है। सुभाष, सुभाष ने सवाल का जवाब सबसे पहले दिया, सच में सबसे पहले दिया। नमन से पहले भी दिया। स्नेहदीप आपका आंसर गलत है। श्रेय आपका आंसर गलत है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक बच्चा सवाल को पढ़ रहा था, उसने कहा सर बचपन में हम पढ़ा करते थे जो डायमंड होता ही रहा है सदा के लिए। सर बचपन में हम पढ़ा करते थे जो डायमंड होता है वो अर्थ के नीचे बहुत बहुत गहराइयों में मिलता है, वहां वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर होता है। तो बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी लॉजिक के आंसर दे देते हैं, सर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर।
सर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर अपने उस बचपन के नॉलेज से, लेकिन आज हमें वो नॉलेज नहीं लगाना है। हमें कैसे करना है सुनिएगा ध्यान से। मैं सवाल समझा रहा हूं, आई विल नॉट रिपीट अगेन। आपका ध्यान चाहिए बेटा यार, गलत बात है, जब मैं बोलूं आपको सुनना है। मैं सवाल समझा रहा हूं, जिनसे नहीं बना उनका ध्यान चाहिए। आखिरी बार कह रहा हूं, सवाल आपके सामने है। कार्बन डायमंड इज इन इक्विलिब्रियम विद कार्बन ग्रेफाइट। ठीक है, सवाल में दे रखा है डेल्टा एच माइनस 1.9 किलो जूल है। सभी बच्चे समझ जाते हैं रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। और सवाल हमसे फेवरेबल कंडीशन फॉर डायमंड ही तो पूछ रहा है, मतलब रिएक्शन को बैकवर्ड ही तो शिफ्ट कराना है। मतलब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब बात पक्की है कि हाई टेम्परेचर तो चाहिए। अब आ जाते हैं प्रेशर पर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। डायमंड का और ग्रेफाइट का हमें डेंसिटी दे रखा है। डायमंड का डेंसिटी दिया है 3.5 ग्राम पर ml, ग्रेफाइट का डेंसिटी दिया है 2.3 ग्राम पर ml। मतलब इसके 1 ml का भार है 3.5 ग्राम, इसके 1 ml का भार है 2.3 ग्राम। फील करो, इसके 1 ml का ज्यादा भार है, इसके 1 ml का कम भार है। ये वही वाली बात है कि 1 ml हनी का लो, शहद का, 1 ml पानी का लो, किसका ज्यादा भार है? सर हनी का। क्यों? सर क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी को फील करिए, डेंसिटी ज्यादा मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा। पहला फील। दूसरा फील, सुनो ना बच्चों, इसका भी एक मोल है, इसका भी एक मोल है रिएक्शन में, मतलब दोनों का वेट इक्वल है, फिर भी इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसका डेंसिटी कम है। आप सभी जानते हैं जो डेंसिटी होता है बच्चों, वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मतलब डेंसिटी अगर ज्यादा, डेंसिटी अगर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, डेंसिटी कम तो वॉल्यूम ज्यादा। मतलब आपको यहां ये समझना होगा कि जो डेंसिटी है, क्योंकि वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप उतना ही ग्राम, उतना ही वेट डायमंड का लेंगे तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, मतलब उसका वॉल्यूम कम है। मतलब वॉल्यूम ऑफ डायमंड इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। क्लियर? ठीक है साहब। अब आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, तो जैसा मैंने बर्फ वाले केस में कहा था कि जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पास पास आएंगे, उधर शिफ्ट हो जाएंगे जिधर जाने से पास पास आते हैं। जब मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो वॉल्यूम घटता है। अरे जब मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तब ना वॉल्यूम ज्यादा, जब मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो वॉल्यूम कम। आपने प्रेशर को बढ़ाया, जैसे ही प्रेशर को बढ़ाओगे वो उधर शिफ्ट होना चाहेंगे जिधर पास पास आएंगे, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट हो गए लिफ्ट में। तो जैसे हमने प्रेशर को बढ़ाया, मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पास पास आएंगे, मतलब वॉल्यूम घटाना चाहेंगे। तो आप मुझे बताओ किधर जाने से वॉल्यूम घटता है, आगे जाने से कि पीछे जाने से? सर आपने कहा कि डायमंड का जो वॉल्यूम है, मैंने कहा नहीं, डेंसिटी से मैंने लॉजिक लगाया कि जो डायमंड का वॉल्यूम है वो ग्रेफाइट से कम है। तो जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, उधर जाना चाहेंगे, जिधर जाने से वॉल्यूम घट जाता है, मतलब प्रेशर के बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सवाल हमसे यही तो पूछ रहा है कि बताओ किधर जाने से डायमंड ज्यादा बनेगा? दुनिया को हीरा चाहिए, ग्रेफाइट नहीं। दुनिया को हीरा चाहिए, ग्रेफाइट नहीं। सर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में खूब हीरा बनेगा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में हीरा बनेगा। कुछ बच्चे बचपन की ज्ञान से बता देते हैं, कुछ बच्चे ली चैटली प्रिंसिपल के नॉलेज से बता देते हैं। अगर आप सब ने ध्यान से सुना, मुझे पूरा यकीन है आपको समझ में आया। अरे बोलो आया। ऑलराइट, आप सबके सामने स्क्रीन पर है, आप सबके सामने स्क्रीन पर है, क्या बात है, स्क्रीन पर है अगला सवाल। एक मिनट, इसका सॉल्यूशन प्रिंटेड है, तो ये जो आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। बच्चे लिखा सर आपका फेस नहीं आ रहा है। बेटा अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करो, कोई बच्चा नहीं लिख रहा, केवल आपकी प्रॉब्लम है।
इतने बढ़िया बढ़िया सवाल कराने के बाद मैं जानबूझ के ये ऐसे हल्का सवाल देता हूं, क्योंकि आपके एग्जाम का नेचर यही है। आप खूब सारे अच्छे अच्छे सवाल करके एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम में आते हैं घटिया सवाल, और बच्चे घटिया सवाल में हो जाते हैं परेशान। तो यहां से मुझे आपकी मेंटेलिटी बदलनी है कि बेटा सवाल ध्यान से पढ़ो, पूछा क्या है। ऐसा नहीं कि हर अच्छे सवाल के बाद अगला सवाल बहुत खतरनाक ही होगा। अरे बहुत सिंपल सवाल है, आपसे पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डिक्रीज्ड at equilibrium, then find effect on concentration of CO and CO2। बेटा आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं पूछा है, बेटा के में चेंज आएगा नहीं पूछा है, बेटा आपसे कंसंट्रेशन पूछा है, ना पहले की ना इक्विलिब्रियम की। वो तो बस कह रहा है कंसंट्रेशन में क्या चेंज आएगा ये बता दो, क्या चेंज आएगा कंसंट्रेशन में। अरे यार कंसंट्रेशन तो एन बाई वी होता है, कंसंट्रेशन तो एन बाई वी होता है। जब जब वॉल्यूम बढ़ता है तब तब कंसंट्रेशन घटता है। सवाल हमसे कंसंट्रेशन ही तो पूछ रहा है, सवाल हमसे कंसंट्रेशन ही तो पूछ रहा है। एक बच्चा मुझे कह रहा है सर हम लोग अल्फा से नहीं कर सकते। अरे बेटा यार फिर वही बात, सवाल पूछ क्या रहा वो तो पढ़ो। वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डिक्रीज्ड, वॉल्यूम घटा दिया, के नहीं पूछा, आगे जाएगा पीछे जाएगा नहीं पूछा, फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा नहीं पूछा, प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा नहीं पूछा, क्या पूछा, अरे कंसंट्रेशन में क्या चेंज आएगा। वही तो मैं कह रहा हूं, यही तो होता है एग्जाम में आपके साथ। दुनिया भर की चीजें पढ़ के जाते हैं और जैसे आता है एक सिंपल सवाल आप ज्यादा दिमाग लगा देते हैं। क्यों भाई, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो बेटा कंसंट्रेशन घटेगा। क्यों, कंसंट्रेशन क्या होता है एन बाई वी, कंसंट्रेशन क्या होता है एन बाई वी। हाँ गूगली था ये कंसंट्रेशन क्या होता है, मुझे पता था कि इतना बढ़िया सवाल करने के बाद बच्चे इसको दिमाग लगाएंगे, तो जानबूझ के सवाल यहाँ फिट किया। आप समझो कि हर अच्छे सवाल के बाद हर अच्छा सवाल है कोई बहुत सिंपल सवाल है, कंसंट्रेशन तो पूछा आपसे। तो जब हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन घट जाएगा। सवाल आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम घटाया है, सर वॉल्यूम बढ़ाने से घटता है, तो जब हम वॉल्यूम घटाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब, यही तो यार सीखना, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज आपको सिखाई जाती है। ऑलराइट, आप सबके सामने ये सवाल था, बहुत ही सिंपल सवाल था। यहां पे एक कंसेप्ट और है, आप सबका पूरा ध्यान चाहिए पूरा। मैंने ऐसा फील किया है जो अगला टॉपिक में आपसे डिस्कस कर रहा हूं मैं आपको सीधे फॉर्मूला बता दूं, तब भी तब भी 50% सवाल आपसे बन जाएंगे। लेकिन व्हाट आई ऑब्जर्व, जो आपके टेस्ट पेपर से आपके डाउट से मैं ऑब्जर्व करता हूं, बहुत सारे बच्चे इसके टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं, इसके कंसेप्ट में कंफ्यूज होते हैं। मुझे आप सबका अगले 5 मिनट तक पूरा ध्यान चाहिए, ध्यान से सुनना है, एक शब्द नहीं छूटना है। मैंने अभी तक जितने सारे केस आपको बताए बेटा, वो सारे केस इक्विलिब्रियम पर थे या इक्विलिब्रियम पर चेंज के थे। यहां पर एक स्पेशल टाइप का मैं आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूं, है ना, इसे मैं एक स्पेशल न्यूमेरिकल ही बोलूंगा। ये जो स्पेशल न्यूमेरिकल है बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ये जो स्पेशल न्यूमेरिकल है इसमें होता क्या है, इसमें हमें वेपर डेंसिटी दिया होता है और अल्फा पूछता है। वेपर डेंसिटी का डाटा दिया है, अल्फा पूछा है, तो कभी अल्फा दिया है और वेपर डेंसिटी पूछा है। अभी तक आप अल्फा को वॉल्यूम से तुरंत बता देते थे, अभी तक आप अल्फा को प्रेशर से तुरंत बता देते थे, पर सवाल में वॉल्यूम से नहीं पूछा है, सवाल में प्रेशर के बदलने से अल्फा कैसे बदलेगा नहीं पूछा है। सवाल एक ऐसा टाइप का है कि उसमें वेपर डेंसिटी दे रखा है और आपसे पूछा है अल्फा। अच्छा ठीक है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि किसका वेपर डेंसिटी दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं। मान लीजिए शुरुआत में मेरे पास एक कंटेनर में केवल PCl5 था, ठीक है।
आप सभी जानते हैं जो वेपर डेंसिटी होता है वो किसी भी गैस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन होता है। बिल्कुल सही बात है। इमेजिन करो इस कंटेनर में केवल PCl5 था, तो मैंने आपसे कहा कि इस कंटेनर में केवल PCl5 होता है, तो बच्चा कहता अच्छा केवल PCl5 है, मतलब उस समय जो वेपर डेंसिटी है, उस समय जो उसकी डेंसिटी है, डेंसिटी से वेपर डेंसिटी, उस समय उसकी जो वेपर डेंसिटी है वो केवल PCl5 की है। सही बात है। तो अगर आपको PCl5 की वेपर डेंसिटी निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? सर PCl5 की वेपर डेंसिटी हो जाएगी मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। PCl5 का जो मॉलिक्यूलर वेट है अपॉन 2 ये PCl5 की वेपर डेंसिटी हो जाएगी। तो ऐसा सोचो कि आपको एक वेपर डेंसिटी शुरुआत की दी है, इनिशियल वेपर डेंसिटी दे रखी है। तो जो इनिशियल वेपर डेंसिटी होता है ना बच्चों, उसे ही हम लोग यहां पर बोलते हैं थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। अच्छा, तो मैंने आपके सामने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, दैट इज डीटी, दैट इज थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। इसे हम लोग डीटी भी बोलते हैं, तो कभी कभी इसे हम लोग कैपिटल डी बोलते हैं। हम लोग एनसीईआरटी सवालों के सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए ऐसा बोलते हैं, वरना सही में ये है कि सवाल तो बकायदे लिखे कि भैया ये है, पर कई बार नहीं लिखता, सिंपल बोल देगा कैपिटल डी। अब आपको समझना पड़ेगा क्या दिया है। तो दिमाग में सेट कर लो कि जब भी डीटी देगा, जब भी कैपिटल डी देगा, जब भी इनिशियल देगा, वही थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी होगा। वो केवल रिएक्टेंट का है, ये कंसेप्ट है, वो केवल रिएक्टेंट का है। तो T इक्वल टू 0 पे मान लीजिए PCl5 के 1 मोल थे। ऑलराइट, ठीक है साहब। अब हुआ क्या कि रिएक्शन PCl5 है, इसका डिसोसिएशन होगा, और इस रिएक्शन का स्वभाव है रिवर्सिबल नेचर का, तो इसमें एक ना एक दिन इक्विलिब्रियम आएगा। तो PCl5 था, उसमें वेपर डेंसिटी dt था, पर रिएक्शन हुआ, PCl5 टूट गया। अब कंटेनर के अंदर 3 गैसेस है भाई। ऐसे समझो इस कंटेनर के अंदर कोई एक गैस थी, ए गैस थी। तो मैंने कहा ए गैस का वेपर डेंसिटी क्या होगा? तो आप कहोगे सर ए गैस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। लेकिन अब अंदर ए है ही नहीं, अंदर ए भी है, अंदर बी भी है, अंदर सी भी है। तो जो डेंसिटी पहले थी वो डेंसिटी तो नहीं रहेगी ना। समझो पहले 100 मॉलिक्यूल थे, अब 300 मॉलिक्यूल है। यार उतने ही वॉल्यूम में 300 मॉलिक्यूल है, उतने ही वॉल्यूम में पहले 100 मॉलिक्यूल थे, तो भैया डेंसिटी तो बदलेगी ना यार। मतलब जब रिएक्शन होती है, नए नए प्रोडक्ट आते हैं, नए नए मॉलिक्यूल आते हैं, उससे डेंसिटी बदल जाती है, वेपर डेंसिटी भी बदल जाती है। मतलब शुरुआत की डेंसिटी dt थी, उस समय मोल 1 था, धीरे धीरे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आएगा, 1 माइनस अल्फा 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 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? जब इक्विलिब्रियम पर आएगा तो PCl5 के भी मोल है, PCl3 के भी मोल है, Cl2 के भी मोल है। तो जब इन तीनों गैसेस से आप डेंसिटी निकालोगे, आप वेपर डेंसिटी निकालोगे, डेंसिटी वेपर डेंसिटी, डेंसिटी वेपर डेंसिटी, जब आप इन तीनों गैसेस का डेंसिटी निकालोगे, उससे जो वेपर डेंसिटी निकालोगे उसे बोलते हैं डी नॉट और स्मॉल डी, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। इन शब्दों को समझ लिया तो सवाल में कोई डर नहीं, शब्द परेशान करते हैं। ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी और एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी और एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी, राइट। तो सवाल में आपको dt दिया होगा, सवाल में आपको d नॉट दिया होगा, और आपसे अल्फा पूछा होगा। तो मैंने आपको अभी बताया कि सवाल में क्या दिया है, क्या पूछा है। अच्छा, मतलब ये स्पेशल टाइप का सवाल है जिसमें वेपर डेंसिटी दिया है, अल्फा पूछा है। सर वेपर डेंसिटी अलग अलग क्यों दिया है? उसका लॉजिक बताया, पहले कुछ और था तो अलग वेपर डेंसिटी थी, बाद में कुछ और है तो अलग वेपर डेंसिटी है। सिंपल सी बात है, जितने इसके मॉलिक्यूल आएंगे उसी के हिसाब से वेपर डेंसिटी आएगा। मैंने कहा इक्विलिब्रियम पे 300 है, क्या पता उसका अल्फा खतरनाक होता या अल्फा बहुत कम होता, तो 100 से क्या पता 150 बने होते, 100 से क्या पता 800 बने होते। तो डिपेंड करता है कि कितने टोटल मॉलिक्यूल्स आए, कैसी स्टोइचियोमेट्री है, बहुत सारी बातें। फिलहाल आपके सामने दो टर्म है, एक है dt, दूसरा है डी नॉट। ठीक है साहब, अब सुनना ध्यान से। जब मोल 1 थे तब वॉल्यूम कितना था? मान लो कंडीशंस एसटीपी की हैं। जब मोल 1 थे उस समय वॉल्यूम था 22.4 लीटर। बोलो हाँ या ना, सही बात है।
आप सबको मैंने बचपन से ही मतलब पहली क्लास से ही पढ़ाया कि मोल ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर बताया। मोल 1 तो 22.4, मोल 2 तो 2 इंटू 22.4, मोल x तो x इंटू 20.4 लीटर। क्लियर। शुरुआत में 1 मोल थे, जब इक्विलिब्रियम आ गया तो जो टोटल मोल थे बच्चों वो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा थे। बोलो थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। तो कैंसिल होके 1 प्लस अल्फा आया। अरे मोल बदल गया, मोल बदल गया। तो वो जिस कंटेनर में है मान लो फ्री एक्सपांशन हो रहा, तो वॉल्यूम भी तो उनके द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम बदल जाएगा। सही बात है। मतलब उस समय जो वॉल्यूम आएगा बच्चों कितना आएगा? 1 प्लस अल्फा इंटू 22.4 लीटर। बोलो हाँ या ना? ऑलराइट। तो शुरू में कितना वॉल्यूम? 22.4 लीटर। बाद में कितना वॉल्यूम? 1 प्लस अल्फा इंटू 22.4 लीटर। शुरू में कितनी वेपर डेंसिटी? dt। बाद में कितनी वेपर डेंसिटी? d0। इज दिस क्लियर? क्लियर। सुनना ध्यान से। तो वेपर डेंसिटी होता है वो डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन होता है। सही बात है। जो डेंसिटी होता है वो तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मतलब आप कह सकते हो कि जो वेपर डेंसिटी है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मुझे आपका ध्यान चाहिए। जो वेपर डेंसिटी है, यहां देखो ये लिखा हुआ है, दिख रहा है ना सबको? राइट हैंड साइड में, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में कोने में, वेपर डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी। डेंसिटी है क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब जो डेंसिटी है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो वेपर डेंसिटी है वो भी तो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे हाँ। मतलब इस 22.4 लीटर को मैं बोल देता हूं, चलो V1 या dt बोल देंगे। तो आप सब मानते हो कि जो dt है, क्या है? dt वो है प्रोपोर्शनल टू 1/22.4 लीटर। बोलो हाँ या ना? और जो डी नॉट है बच्चों वो है प्रोपोर्शनल टू, बोल पाओगे? 1 प्लस अल्फा इंटू 22.4 लीटर। अरे हाँ सर बिल्कुल। dt अपॉन डी नॉट कर डाला, dt अपॉन डी नॉट कर डाला। जब कभी प्रोपोर्शनलिटी होता है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, रेशियो निकालते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट कट जाता है। 1/22.4 dt से डी नॉट से आएगा 1 प्लस अल्फा 20.4 ऊपर, तो 20.4 कट जाएगा। dt बाई डी नॉट 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। लो हमने वेपर डेंसिटी और अल्फा में रिलेशन निकाल लिया। लो हमने वेपर डेंसिटी और अल्फा में रिलेशन निकाल लिया। बच्चों सवाल खत्म हो गया। हमने वेपर डेंसिटी और अल्फा में रिलेशन निकाल लिया। यही तो मैंने कहा था। बच्चों मैं आपको एक स्पेशल टाइप का सवाल बताऊंगा, कहां वेपर डेंसिटी दी होगी और हमसे अल्फा पूछा होगा। वेपर डेंसिटी दे रखी है, अल्फा पूछा है, कौन नहीं निकाल लेगा? अरे हाँ सर निकल तो जाएगा। इसे थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर देते हैं, इसका रूप बदल देते हैं। आप सबका ध्यान चाहिए बच्चों। अभी जो फॉर्मूला आया था क्या आपको याद हुआ? बोलो बोलो बोलो। अभी जो फॉर्मूला आया था क्या आपको याद हुआ? बोलो जहां बैठे हैं बोलेंगे। dt बाई डी नॉट इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। 1 को इधर ले आऊं, -1 हो जाएगा क्या? हो जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू डी टी माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट। बोलो चलेगा? अल्फा इज इक्वल टू डी टी माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट। बोलो चलेगा? यहां फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट नहीं, इन शब्दों का फील याद करना इंपॉर्टेंट है। dt का मतलब क्या है? अरे वो जो रिएक्टेंट से केवल आता है। dio का मतलब क्या है? अरे वो जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर से आता है। ये फील याद करना जरूरी है, तभी अच्छे सवाल आप कर पाएंगे। बच्चे सुनो ना, ये जो मैंने लिखा ऐसे लिख दू, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी, चलेगा? बोलो चलेगा? कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी लिख दू, चलेगा? बोलो बच्चों। अरे चलेगा। मैंने कुछ देर पहले बताया था कैपिटल डी कौन है? डी टी। स्मॉल डी कौन है? डी नॉट। बोलो चलेगा? अगर सुनो ना यार, ये जो डीपी है क्या सर? वेपर डेंसिटी। डी नॉट क्या है? वेपर डेंसिटी। ये क्या है? वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो मैं यहां लिख दूं एम टी। अल्फा इज इक्वल टू थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट मतलब रिएक्टेंट का केवल, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट मतलब पूरे इक्विलिब्रियम मिक्सचर का, अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। चलेगा? बोलो ऐसा लिख दूं? चलेगा? बोलो ऐसा लिख दूं? चलेगा? बच्चे कहने सर दौड़ेगा। ऑलराइट। तो अपने पास अल्फा का फॉर्मूला आ गया, एम टी माइनस एम नॉट अपॉन एम नॉट। यहां पे ये मतलब याद रखना जरूरी है। अब यहां का ट्विस्ट क्या है सुनना। मैंने आपको जो केस बताया, लिसन केयरफुली, ट्विस्ट। मैंने आपको जो केस बताया
PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2 का केस बताया। इसमें इसमें मैंने जो केस बताया उसमें रिएक्टेंट का कोफिशिएंट कितना है? 1। जब रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 है, उसी के केस में सारा केस बताया। तो ट्विस्ट ये है, ये जो मैंने आपको केस बताया उसमें रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट है वो कितना है बच्चों? 1। अगर कभी रिएक्टेंट का कोफिशिएंट बदल जाता है, ठीक है, तो इसे जनरलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं। जनरल केस लिख लेते हैं, N1A is in equilibrium with N2B plus N3C। गैस गैस गैस, सॉलिड का वेपर डेंसिटी नहीं होगा। ऑलराइट, अगर इसे हम जनरल केस में लिख लेते हैं तो हमारा जो अल्फा का फॉर्मूला कुछ देर पहले आया था, dt माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट, ऐसा आया था। जनरल केस में हो जाएगा ये N1, मतलब रिएक्टेंट का कोफिशिएंट N1 अपॉन डेल्टा Ng। ये हो गया जनरल केस जिसमें रिएक्टेंट की कोफिशिएंट कुछ भी हो। मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया ध्यान रखना, ये सिंगल रिएक्टेंट के लिए है। अगर जनरल आपको फॉर्मूला पूछे तो आपको ये याद रखना है, अल्फा इक्वल टू N1 अपॉन डेल्टा Ng dt माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट। कॉपी में लिख लो, भी सवाल करने वाले हैं, एक बार dt डी नॉट का मतलब दोहरा लो मन में, सवालों से पक्का हो जाएगा 101%। पहले जितना बताया उसको दोहरा लो। अच्छा ठीक है साहब, ऐसा 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 है। आप सबके सामने सवाल कर ले क्या? एक बच्चा कह रहे सर N1 अपॉन डेल्टा Ng क्यों किया? बेटा उसी डेरिवेशन से आएगा, अब हर चीज का डेरिवेशन नहीं कर सकते ना। तो ये मैंने आपको जनरल केस का फॉर्मूला बताया, PCl5 का केस लेके सारे कंसेप्ट समझाया। बट हमेशा PCl5 कोई जरूरी नहीं है ना, हमेशा स्टोइचियोमेट्री 1 हो कोई जरूरी नहीं है ना। अगर जनरल केस हो तो क्या करेंगे? तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। सर फॉर्मूला कैसे है? वैसे ही आया। अब हर फॉर्मूले को डिराइव करने बैठे तो फिर फॉर्मूला याद करिए। किसने पूछा था? यशिन, ठीक है क्या? ऑलराइट, तो आप सबके सामने फॉर्मूला है अल्फा इक्वल टू N1 अपॉन डेल्टा Ng dt माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट। आप सबके सामने स्क्रीन पे है पहला सवाल, देखते हैं कौन से जवाब देता है। सोचो क्या दिया है, सोचो क्या पूछा है। हमसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा पूछा है। हमसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा पूछा है। पहले सवाल की पहचान करो, हमें दिया क्या है? हमें वेपर डेंसिटी का डाटा दिया है और हमसे अल्फा पूछा है। वेपर डेंसिटी का डाटा दिया है और हमसे अल्फा पूछा है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, खुशी की गीत गाओ वाला सवाल है। बच्चा कहता है, जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद रहता है, वो सर यार हमें डी नॉट दे रखा है, सर dt तो दिया ही नहीं है, सर dt तो दिया ही नहीं है। सर जब हमें थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी नहीं दिया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसीलिए मैं बार बार कह रहा था बच्चों, मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूं, आपका ध्यान चाहिए। मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूं, आपको ध्यान चाहिए। बच्चों, जो थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी होता है वो रिएक्टेंट से निकाला जाता है, वो इनिशियली जो प्रेजेंट होता है उससे निकाला जाता है। इनिशियली केवल कौन था? PCl5। तो उसका वेपर डेंसिटी कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 208/2। यहां से आएगा थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं तो कुछ बच्चे वेपर डेंसिटी को मॉलिक्यूलर वेट में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। दोनों तरीके पॉसिबल है, ठीक है क्या? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। आपसे अल्फा पूछा है तो अल्फा इज इक्वल टू dt माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट। सवाल में कुछ बचा ही नहीं है, 1/104 माइनस 80 अपॉन 80। सॉल्व किया, कितना है बच्चों? सभी लोग आंसर देंगे, कितना आया? अल्फा की वैल्यू कितनी आई? सभी लोग सॉल्व करेंगे। एंड द करेक्ट आंसर इज अल्फा 0.3। एंड द करेक्ट आंसर इज अल्फा। एक और सवाल का आंसर है
0.3, बहुत बढ़िया। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। बढ़िया सवाल है ये। किसी बच्चे को ये सवाल में डाउट है क्या? फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ वाला सवाल है। फॉर्मूला लगाने में किसी को डाउट है क्या? स्क्रीन पे है अगला सवाल। विशाल कुछ और फॉर्मूला लिख रहा है, इसीलिए कहा जाता है जो बताया जाए वो सुना जाए। बाकी आपकी इच्छा है। वो कुछ और फॉर्मूला रट के बैठा है, मैंने वही कंडीशन बताई। विशाल मैं आपसे कह रहा हूं, वो रट के बैठा सर हम तो यही रट के जाएंगे। ठीक है, आपकी इच्छा है। शानदार, बहुत बढ़िया सवाल है ये, बढ़िया सवाल है। क्योंकि इसमें मैंने दो कंसेप्ट मिक्स कर दिए। देखो आपको पहले हिंट दे दूं मैं। N2O4 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NO2। आपको डी बाई डी दे रखा है, वही मैंने कहा कभी dt बोलता है कभी डी नॉट बोलता है, तो आपको समझ जाना है dt बाई, यहां शब्दों का ही खेल है, मैंने कुछ देर पहले कहा था। dt बाई डी नॉट दे रखा है और इसकी वैल्यू 1.5, मतलब ये 1 प्लस अल्फा होता है यार। अरे यार, तो अल्फा कितना आ गया? 0.5। सवाल खत्म हो गया। अल्फा कितना आ गया? 0.5। जिनसे बना उनका ध्यान चाहिए। अब आप क्या कहोगे? t इक्वल टू 0 पर मान लो है इसके 1, क्योंकि सवाल कह रहा है फाइंड परसेंट ऑफ NO2 बाई वॉल्यूम। मैंने आपसे कहा था जब जब परसेंट बाई वॉल्यूम बोले समझ जाना परसेंट बाई मोल पूछा है गैसेस के लिए। मतलब आपसे परसेंट NO2 बाई वॉल्यूम पूछ रहा है, मतलब आपसे परसेंट बाई मोल पूछ रहा है। तो t इक्वल टू 0 पे मान लो इसके 1 मोल थे। समय बीतेगा, इक्विलिब्रियम आएगा, 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा लिखा जाएगा। किसके मोल पूछा है? NO2 के। सर मोल कहां? परसेंट पूछा है। बचपन से आपको आता है जो परसेंट होता है। मैंने कई बार आपसे सवाल पूछा कि बेटा एक बच्चे के 200 मार्क्स में से आप सबका आंसर किए, 200 मार्क्स में से 180 मार्क्स आए, 200 मार्क्स में से 180 मार्क्स आए, बताओ उसके कितने परसेंट आए? तो आप कहते हैं सर जिस चीज का पूछा है वो अपॉन टोटल इंटू 100, यही तो परसेंट होता है ना। मतलब यहां पे परसेंट कितना होगा? 180 बाई 200 इंटू 100। वही लॉजिक यहां पे लगाना है। मुझे इस सवाल में परसेंट सॉल्व करके बताना है। तो परसेंट किसका बताना है? NO2 का। किस चीज का परसेंट बताना है? वेट का कि मोल का? मोल का। तो क्या लिखोगे? मोल ऑफ NO2 अपॉन टोटल मोल इंटू 100। NO2 के कितने मोल हैं? सर 2 अल्फा। टोटल कितने मोल हैं? सर टोटल तो निकालना पड़ेगा ना। 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस अल्फा। तो 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 100। अरे आपने अल्फा की वैल्यू निकाल ली क्या? सर निकाल ली। तो परसेंट कितना होगा? सर 2 इंटू 0.5 अपॉन 1 प्लस 0.5 इंटू 100। सॉल्व करके सभी बच्चे मुझे आंसर देंगे। कितना सिंपल सवाल है। क्या बात है मोहम्मद सकलेन, बहुत सारे बच्चों से यहाँ दिया। पंकज बेटा आपका आंसर अप्रॉक्स सही है, मतलब ठीक है चलेगा। क्या किया इस सवाल में? ट्विस्ट नंबर 1, आपको डी बाई डी को समझना था, सभी लोग समझ गए। ट्विस्ट नंबर 2, परसेंट NO2 बाई वॉल्यूम का मतलब समझना था। परसेंट NO2 बाई वॉल्यूम का मतलब समझना था। सवाल खत्म। बहुत बढ़िया, वेल डन। तो एंड द करेक्ट आंसर इज 66.67% के आसपास आता है। 66.67%, 66.67%, राइट, बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल करते हैं इसमें, आप सबके सामने स्क्रीन पे है आखिरी सवाल। इसका आंसर तुरंत चाहिए, चुटकी में आंसर चाहिए इसका, तुरंत। For a reaction, 2NH3 gas is in equilibrium with N2 gas plus 3H2 gas. The degree of dissociation of ammonia is 70%. Determine the value of D by D. सुनो सुनो सुनो, D by D is equal to 1 plus alpha. अल्फा की वैल्यू कितनी? 70%, 0.7। सर 1 plus 0.7 is equal to 1.7। यार क्या बात है बच्चों, आप सीख गए, आप सीख गए, शाबाश।
एक बच्चे ने ज्यादा 7 लिख दिया, 1.7777 है, इतना थोड़ी। बहुत अच्छे, वेल डन। एक आखिरी कंसेप्ट है मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जो कंसेप्ट है दैट इज रिएक्शन क्वोशेंट। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक आखिरी कंसेप्ट है चैप्टर का जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज रिएक्शन क्वोशेंट। हमने अभी तक पढ़ा इक्विलिब्रियम, सारी कहानी एट इक्विलिब्रियम, कुछ भी चेंज किया एट इक्विलिब्रियम, चेंज करने से क्या हुआ एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन को कहां तक ले जाएंगे एट इक्विलिब्रियम। हमने अभी तक जितना पढ़ा एट इक्विलिब्रियम, नहीं था इक्विलिब्रियम पर तो कहां तक ले आए एट इक्विलिब्रियम। सारी कहानी अभी तक कहां चली एट इक्विलिब्रियम, सारी कहानी कहां तक चली एट इक्विलिब्रियम। कभी कभी सवाल में जो डाटा दिया होता है वो इक्विलिब्रियम का नहीं होता है, इक्विलिब्रियम के पहले होता है। वहां पे एक कंसेप्ट इस्तेमाल होता है दैट इज रिएक्शन क्वोशेंट क्यू। रिएक्शन क्वोशेंट क्यू देखने में, लिखने में, पढ़ने में, रिएक्शन क्वोशेंट क्यू देखने में, लिखने में, पढ़ने में बिल्कुल के जैसा ही होता है। बस फर्क इतना होता है कि के एट इक्विलिब्रियम पर होता है और जो क्यू होता है वो किसी समय पर होता है, वो किसी समय पर होता है। क्यू दैट इज रिएक्शन क्वोशेंट, क्यू दैट इज रिएक्शन क्वोशेंट। देखने में, ध्यान से देखो ये जो लिखा है, पढ़ने में, देखने में, पढ़ने में, लिखने में, बोलो बोलो बोलो, रिएक्शन क्वोशेंट क्यू देखने में, पढ़ने में, लिखने में बिल्कुल के जैसा ही होता है। बस फर्क इतना है कि एट इक्विलिब्रियम पर होता है, क्यू किसी दूसरे किसी टाइम पे होता है। मतलब अगर इस रिएक्शन के लिए हमने के का एक्सप्रेशन लिखा होता तो हम ऐसे ही लिखते, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर n1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर n2 एंड सो ऑन। बस फर्क इतना होता कि जब हमने के लिखा होता वहां जो सी की कंसंट्रेशन है वो एट इक्विलिब्रियम, जो डी की कंसंट्रेशन है वो एट इक्विलिब्रियम, जो ए की कंसंट्रेशन है वो एट इक्विलिब्रियम, जो बी की कंसंट्रेशन है वो एट इक्विलिब्रियम। के के एक्सप्रेशन में सारा डाटा इक्विलिब्रियम का लिखा जाता है, लेकिन जब हम क्यू लिखते हैं बच्चों, जब हम क्यू लिखते हैं तो क्यू के एक्सप्रेशन में डाटा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इक्विलिब्रियम के पहले का है या किसी भी मोमेंट का है। तो सर इसका फायदा क्या है? फायदा इसका ये होता है बेटा कि हम क्यू और के की मदद से रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी ये बता सकते हैं। वी कैन प्रिडिक्ट कि रिएक्शन किस डायरेक्शन जाना चाहती है। लेट्स अंडरस्टैंड विद अ सिंपल एग्जांपल। मेरे पास इमेजिन करो, बिल्कुल सिंपल समझा रहा हूं, ध्यान चाहिए। एक रिएक्शन है ए इक्विलिब्रियम विद बी, ठीक है, इसके के की वैल्यू है 10। कितनी वैल्यू है 10। तो रिएक्शन की आखिरी इच्छा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, रिएक्शन की आखिरी इच्छा है कि वो तब तक चले, वो उसके जीवन में चीजें ऐसी हो कि बी बाई ए का जो रेशियो है वो 10 ही आए, ठीक है। मैंने आपको किसी मोमेंट पे बी की कंसंट्रेशन की वैल्यू दे दी 8 और ए के कंसंट्रेशन वैल्यू दे दी 2, राइट। तो आप उससे निकालोगे क्यू। सर उससे हम क्यू क्यों निकालेंगे? क्योंकि किसी मोमेंट पे बोला मैंने, किसी टाइम पे बोला मैंने, वो इक्विलिब्रियम टाइम नहीं है। तो उस टाइम पे आप क्या लिखोगे? क्यू। तो क्यू कैसे लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। क्यों? क्योंकि क्यू देखने में, लिखने में, पढ़ने में बिल्कुल के जैसा ही तो है, तो लिखूंगा मैं 8/2 बोले तो 4। क्यू की वैल्यू कितनी आई? 4। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि रिएक्शन की आखिरी इच्छा है के तक पहुंचने की। मतलब ये जो 4 है ये तब तक चलता रहेगा, तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि 10 ना हो जाए। हेलो, क्यू की वैल्यू आई 4। हम जानते हैं कि रिएक्शन तब तक चलेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक उसमें के की वैल्यू कितनी ना हो जाए? 10। अभी कितनी है? 4। क्या रिएक्शन में सब कुछ थम जाएगा? सर नहीं थमेगा। कब थमेगा? सर जब रेशियो 10 होगा। जब रेशियो 10 होगा तो क्या होगा? सर वही के बराबर होगा। अभी कितना है? 4। अभी चलेगा, चलेगा, सवाल है किधर चलेगा। मतलब वो ऐसे चले कि 10 हो जाए, मतलब बी बाई ए ऐसे चले, ऐसे बढ़े कि वो नंबर बढ़े। अभी 4 है, 4 से बढ़े। तो आप मुझे बताओ 4 से बढ़ाने के लिए मैं किसे बढ़ाऊं? इस नंबर को, रेशियो को बढ़ाने के लिए मैं किसे बढ़ाऊं? बी को बढ़ाऊं कि बी को घटाऊं? बी को बढ़ाऊं कि बी को घटाऊं? सर बी को बढ़ाना होगा, ए को घटाना होगा। मतलब रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये जो अपन ने फील किया उसे मैं शब्दों में बोल देता हूं कैसे। अगर कभी क्यू के से छोटा होगा, जो मैं आपसे बात कर रहा था,
अगर कभी Q K से छोटा होगा, अगर कभी Q K से छोटा होगा, अगर कभी Q K से छोटा होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। अगर कभी Q K से बड़ा होगा तो उल्टा, मतलब आना 10 चाहिए, मान लो 20 है, तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगा, बैकवर्ड। अगर कभी आपने Q की वैल्यू लिखी, मान लो ऐसा होता, ये 100 होता और ये 10 होता, मान लो आप यहाँ पे लिखते Q आता 100/10, बोलते 10, अरे सर ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है, अगर कभी Q के बराबर होगा, रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। तो 3 कंडीशन है, आपका ध्यान चाहिए। मैंने आप सबके सामने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है Q, जिसका नाम है Q बोले तो रिएक्शन क्वोशेंट। देखने में, पढ़ने में, देखने में, पढ़ने में, लिखने में, देखने में, पढ़ने में, लिखने में बिल्कुल के जैसा है, बस फर्क इतना होता है कि के इक्विलिब्रियम पर होता है, क्यू किसी टाइम पे होता है। मजे की बात यह है, किसी रिएक्शन का क्यू लिख के आप बता सकते हो रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहता है कि बैकवर्ड जाना चाहता है, कि रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पर है। अगर कभी क्यू के से बड़ा, सोचो ना, क्यू के से बड़ा तो क्यू छोटा होना चाहेगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। क्यू के से छोटा तो क्यू बड़ा होना चाहेगा, क्योंकि वो तब तक चलेगा जब तक के बराबर ना हो जाए। तो क्यू अगर के से छोटा, रिएक्शन फॉरवर्ड, क्यू अगर के बराबर तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। क्लियर। आइए इस पे कुछ एक सवाल करते हैं। आप सबके सामने स्क्रीन पर है एक सवाल, एक बच्चे ने बीच में लिखा था डिस्कशन हो जाएगा बेटा, पहले जो हम पढ़ रहे वो तो कर लो। आप सबके सामने स्क्रीन पे पहला सवाल, तुरंत आंसर देंगे। हाँ हाँ ऑब्वियसली, अगर टाइम नहीं होगा तो कल ही करेंगे। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, तभी तो मैं कहता हूं कि जो मैं आपको होमवर्क देता हूं थोड़ा ज्यादा देता हूं। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट दिस इंस्टेंट। आपको रिएक्शन की डायरेक्शन बतानी है, आपको रिएक्शन की डायरेक्शन बतानी है। आपको सवाल में केसी दे रखा है, किसी टाइम का कंसंट्रेशन दे रखा है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, क्यू। क्यू देखने में, लिखने में, पढ़ने में बिल्कुल के जैसा है, बस फर्क इतना होता है के इक्विलिब्रियम पर होता है, क्यू इक्विलिब्रियम पर नहीं होता है, इक्विलिब्रियम के अलावा किसी टाइम पे होता है। हमने यहाँ पे NH3 कंसंट्रेशन लिखा 0.3 का होल स्क्वायर, N2 का कंसंट्रेशन लिखा 0.1, H2 का कंसंट्रेशन लिखा 0.2। सॉल्व करके बताओ ना कितना आ रहा है, और फिर कंपेयर करो कैसे बड़ा है कैसे छोटा है। कितना आसान सवाल है, सॉल्व करके बताएं कैसे बड़ा है कि कैसे छोटा है। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आता है 112.5, देख लो हो सकता है गलत हो, सॉल्व करेंगे देखेंगे ये आता है 112.5, मतलब जो Q है वो K से बड़ा है, मतलब Q घट के बराबर होगा, तो Q घटना चाहेगा, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। कितना आसान है। आप सबके सामने स्क्रीन पर है एक और सवाल। अब आधे बच्चे इसमें भी बता रहे हैं सर बैकवर्ड जाएगा फॉरवर्ड जाएगा, बेटा देख तो लो सवाल पूछ क्या रहा है। हाँ आधे सवाल देखते लिख दे सर बैकवर्ड फॉरवर्ड, देख तो लो यार, क्यों आंख बंद करके सवाल सॉल्व करते, यही तो मैं आपकी आदत बदल रहा हूं। बेहद ही आसान सवाल।
ऑलराइट, बेहद ही आसान सवाल। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। अरे यार, इसका डेल्टा एन जी जीरो है ना। जब डेल्टा एन जी जीरो है तो आपको वॉल्यूम लिखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ए गैस प्लस बी गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद सी गैस प्लस डी गैस, राइट। टी इक्वल टू जीरो पे ए बी सी डी के सबके एक एक मोल है, भूल मत जाना। इसके भी इसके भी इसके भी इसके भी एक मोल है। जब समय बीतेगा इक्विलिब्रियम पे आएगा तो वन माइनस एक्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स होगा। आप लोग केवल एक्स एक्स लिख देते हो। क्लियर। अब यहां से जो केसी की वैल्यू दी है उससे इक्वेट करो। वॉल्यूम लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि अल्टीमेटली वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। क्यों? जब आप के का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी लिखोगे ना। तो इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा यार, सब गैस है तो वॉल्यूम लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको करना क्या है, वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.25। आपको करना क्या है, वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इक्वल टू हेलो 0.25 का अंडर रूट। समझ पा रहे हो क्या? यहां से आपके सामने वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स का इक्वेशन बनेगा, एक क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको सॉल्व करना होगा, राइट। हाँ एग्जैक्टली, वो बाद में कट जाएगा इसलिए वॉल्यूम नहीं लिखना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी। मैं देख रहा हूँ टाइम हो रहा है, तो इस सवाल को आप पहले होमवर्क में लिखना, फिर सारे डिस्कशन होंगे, मैं इसे होमवर्क रखना, इसे आप आराम से अटेंड करना, कल संडे है। तो आप पहले इसे अटेम्प्ट करना, फिर मैं इसे डिस्कस करूंगा। एक बच्चा मुझसे कह रहा था वन प्लस एक्स क्यों होगा। बेटा, वन मोल ईच ऑफ ए बी सी डी आर टेकन इन लीटर कंटेनर। इसके भी एक मोल है, इसके भी एक मोल है, इसके भी है, इसके भी है। तो शुरू में एक एक मोल है ना, जब इसका कुछ टूटेगा तो इसका भी कुछ टूटेगा क्या? कि जब पहले से वन था उसमें कुछ बढ़ेगा। पहले से वन था तो वन प्लस एक्स होगा, नहीं होगा? जब पहले से ही वन है तो वन प्लस समथिंग होगा, इसलिए वन प्लस एक्स होगा। ठीक है, ऑलराइट। ये सवाल आप अटेम्प्ट करना, जो सोल्यूशन है बहुत आसानी से आ जाएगा, मैं निष्कर्ष बताऊंगा। उसके बाद आपका जो असाइनमेंट है पहले वो दे दूं मैं, क्योंकि टाइम हो रहा है। हाँ मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, पहले असाइनमेंट लिख लें आप। नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क है मॉड्यूल कंप्लीट। मॉड्यूल कंप्लीट। जो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं उनसे एक एक्सरसाइज 2 का सवाल का डाउट आता है और एक सवाल आता है एक्सरसाइज 1 का, बाकी सारे सवाल बन जाते हैं। फिर भी इक्का दुक्का आपके जो डाउट होना, वो सारे डाउट मैं इस क्लास में फटाफट ले लूंगा। आप सबको पता है कल संडे है, तो मैं नहीं चाहता हूं आप कल बोर हो। तो आपका होमवर्क रहेगा मॉड्यूल कंप्लीट। आपका होमवर्क रहेगा, अगर किसी बच्चे के पास पुराना रेस है तो रेस कंप्लीट। आपका होमवर्क रहेगा एनसीईआरटी रीडिंग कंप्लीट इक्विलिब्रियम का, जितना बोला उतना करना है। और आपका होमवर्क रहेगा रिवाइज रिवाइज एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2, सॉरी, रिवाइज एक्सरसाइज 2 फॉर मोल कंसेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। फॉर मोल कंसेप्ट एंड एटॉमिक, ये आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा, राइट। ये आपका होमवर्क रहेगा और किसी कीमत पे करना है। जिस सीक्वेंस में दिया उसी में करना है, बाकी सब आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन पहला होमवर्क हो जाना चाहिए। कोई बच्चा सवाल करते करते अगर डाउट आ जाता है तो आपके पास ई सॉल्यूशन ऐप है, आप वहां पर भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सवालों का रिकॉर्डेड सॉल्यूशन है, आप वहां पर भी क्लियर कर सकते हैं। यू ऑल हैव कंप्लीट रिसोर्सेज फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट। तो ये सारा आपको होमवर्क नेक्स्ट क्लास में करना है, फाइन। तो आज के इतना ही करते हैं। सारा जो डाउट वगैरह होगा इक्का दुक्का हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग एक नया बेहतरीन चैप्टर, राइट। तो ये आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास का। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। कुछ एक है मेरे पास क्वेश्चन, फटाफट डिस्कस कर ले क्या? एक वो एक्सरसाइज 2 का जो सवाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सरसाइज 2 का जो सवाल है वो बता देता हूँ। एक ये सवाल डाउट आता है एक्सरसाइज 1 का सवाल नंबर 55, ये देख लो बस। कॉमन डाउट आएगा, कॉमन। तो आपको लगेगा, मैंने बता दिया, आपको लगेगा सारा मॉड्यूल बन गया, इसलिए बता देता हूँ। एक ये बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 55, ये है एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 55। देख लो सब लोग, अच्छा सवाल है, कॉमन डाउट है। When NaNO3 is heated in a closed vessel, O2 is liberated and NaNO2 is left behind, right? तो एक्चुअली ऐसा है, NaNO3 सॉलिड है, फाइन। टूट रहा है तो बन रहा है NaNO2 सॉलिड प्लस O2 गैस, फाइन, एट इक्विलिब्रियम। अब पहला ऑप्शन पढ़ो, एडिशन ऑफ NaNO3 फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। बच्चों, ये जो सॉलिड है ना, इसका एक्टिव मास 1 है। कितना है? एक्टिव मास 1 है। जब मैं इसमें Kp या Kc का एक्सप्रेशन लिखूं, कैसे लिखूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अगर मैं Kc लिखूं तब भी क्या लिखूं? कंसंट्रेशन ऑफ O2। सिंपल सी बात है। जब इसके Kc के एक्सप्रेशन में सॉलिड आया ही नहीं है, तो क्या उसका अमाउंट बदलने से
रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड कहना सही है? जब हम किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट को बदलते हैं तो एक्चुअली उसका के बदलना शुरू हो जाता है, और के नहीं बदले इसीलिए रिएक्शन कभी फॉरवर्ड कभी बैकवर्ड जाता है। तो क्योंकि ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, तो NaNO3 का एडिशन या NaNO3 सोडियम नाइट्राइड का एडिशन, इन दोनों के एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। यहां पे गैस है, ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, इंक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स रिवर्स रिएक्शन। जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, किसको बढ़ाएंगे? प्रेशर को। जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, राइट, जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सिस्टम प्रेशर को घटाना चाहेगा। जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सिस्टम प्रेशर को घटाना चाहेगा। तो सिस्टम प्रेशर को घटाने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है इंक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स रिवर्स रिएक्शन, जो कि सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये बहुत कॉमन डाउट है, एग्जैक्टली इसमें डिस्कस कर लिया, और आप सबको ध्यान रखना है सॉलिड का क्या केस है। बाकी सारे डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप बहुत सारे सवाल इस सॉल्यूशन ऐप पर ही पूछ सकते हैं। जितना मैंने होमवर्क दिया वो करेंगे, आपको मैं हैंड आउट दे दूंगा। जिनके पास लिंक है वो बच्चे जा सकते हैं, आज की क्लास का हैंड आउट आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। इनके पास नहीं हो जा सकते, अभी आपकी अगली क्लास में ना ब्रेक ले लो अपना। थैंक यू सो मच बेटा। इनके पास लिंक है वो जा सकते हैं, मैं इसका हैंड आउट बना रहा हूँ।
आप सबके सामने एक पॉपअप आ गया होगा, उस पॉपअप की मदद से आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड करनी है। बाकी सभी बच्चों को ये हैंडआउट लिंक पे मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ते रहें, पूरा रिवीजन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।